नमस्कार। आज हम भारत के राष्ट्रपति पद पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। जी हमारे पास जो स्रोत हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए नोट्स हैं। बिल्कुल तो मतलब जानकारी बहुत सटीक है, बिल्कुल। लेकिन हम सिर्फ तथ्यों को नहीं दोहराएंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि राष्ट्रपति की भूमिका असल में है क्या। क्या वो सिर्फ एक औपचारिक प्रमुख है, जैसा मतलब अक्सर कहा जाता है, या उनके पास सच में कोई ताकत है? बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा सवाल है। मतलब संविधान की किताबों में जो शक्तियां लिखी हैं और असल राजनीति के मैदान में उनका इस्तेमाल, हाँ, उसमें एक बड़ा फासला हो सकता है। बहुत बड़ा। राष्ट्रपति पद की असली अहमियत इसी फासले को समझने में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी बात से कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। हाँ, और उन्हें पद से हटाना कितना मुश्किल है। ठीक है, तो शुरुआत चुनाव से ही करते हैं। ये कोई आम चुनाव तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती है। इसके लिए एक खास समूह है जिसे निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। अच्छा। इसमें संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं। और राज्यों के विधायक भी? हाँ, राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए विधायक। पर एक बात ध्यान देने वाली है, जो मनोनीत सदस्य होते हैं ना, जिन्हें सरकार नॉमिनेट करती है, जी, वो इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। तो इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति को चुनने वाले लोग खुद जनता के प्रतिनिधि हैं, लेकिन इनके वोट डालने का तरीका भी तो काफी अलग है। हाँ, बहुत अलग है। स्रोत में आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत जैसे भाली शब्द हैं। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि वोटर सिर्फ एक उम्मीदवार को नहीं चुनते। अच्छा वो अपनी पसंद के हिसाब से उम्मीदवारों की एक रैंकिंग करते हैं। अच्छा कि मेरी पहली पसंद ये है, दूसरी पसंद ये और तीसरी ये। अच्छा, एक लिस्ट बनाते हैं। बिल्कुल। इसका मकसद ये पक्का करना है कि जीतने वाले उम्मीदवार को एक बड़ा और आप कह सकते हैं व्यापक समर्थन मिले, ताकि वो किसी एक पार्टी या क्षेत्र के बजाय पूरे देश के प्रतिनिधि लगें। एकदम सही। और एक बार चुने जाने के बाद उन्हें हटाना तो लगभग नामुमकिन है। हाँ, बिल्कुल। ये जो महाभियोग या इम्पीचमेंट प्रक्रिया है, वो इतनी ज्यादा मुश्किल बनाई गई है कि आज तक भारत के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति को इसके जरिए हटाया नहीं जा सका है। आज तक नहीं? कभी नहीं। इसका आधार भी सिर्फ एक ही हो सकता है, संविधान का उल्लंघन। और प्रक्रिया? प्रक्रिया तो बहुत ही सख्त है। संसद के किसी भी सदन को शुरू करने के लिए कम से कम 1/4 सदस्यों का समर्थन चाहिए। फिर दोनों सदनों में 2/3 के भारी बहुमत से प्रस्ताव पास करना होता है। मतलब ये लगभग एक चट्टान को हिलाने जैसा है। हाँ, आप कह सकते हैं। तो ये तो साफ है कि संविधान बनाने वालों ने इस पद को एक बहुत मजबूत सुरक्षा कवच दिया है। अब आते हैं उस सवाल पर कि इस पद के पास शक्तियां क्या क्या हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि सरकार के सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। तो क्या वो सरकार के हर फैसले में शामिल होते हैं? देखिए, नाम पर होना और निर्णय लेना ये दो अलग बातें हैं। अच्छा। राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख हैं, तो सरकार के सभी बड़े फैसले, सभी कानून, सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां सब उन्हीं के नाम से जारी होते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी वही करते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक आम तौर पर शब्द जुड़ा है। वे उसी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। और ये आम तौर पर शब्द बहुत जरूरी हो जाता है ना? खासकर तब जब किसी पार्टी को साफ बहुमत ना मिले। बिल्कुल, तब तो सारी नजरें राष्ट्रपति भवन पर ही टिक जाती हैं। वहीं उनकी विवेक की असली परीक्षा होती है। हाँ, जब किसी को बहुमत नहीं मिलता, जिसे हम त्रिशंकु संसद कहते हैं, तब राष्ट्रपति को ये तय करना होता है कि किसके पास सरकार बनाने का सबसे स्थिर और मजबूत मौका है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे स्रोत में उदाहरण भी हैं। जी, 1979 में नीलम संजीव रेड्डी का चरण सिंह को चुनना, या फिर 1996 में शंकर दयाल शर्मा का HD देवेगौड़ा को बुलाना, ये ऐसे मौके थे जहां राष्ट्रपति के एक फैसले ने देश की राजनीति की दिशा ही तय कर दी। तो मतलब सामान्य समय में वो नियमों से बंधे हैं। हाँ, लेकिन राजनीतिक संकट में उनकी भूमिका एक निर्णायक की हो जाती है। सही कहा। अच्छा, सरकार चलाने के अलावा कानून बनाने की प्रक्रिया में उनकी क्या भूमिका है? क्या वो संसद से पास हुए किसी कानून को रोक सकते हैं? हाँ, ये उनकी सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्तियों में से एक है। कोई भी बिल या विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर न कर दें। उनके पास क्या विकल्प होते हैं? उनके पास 3 रास्ते होते हैं। या तो वो सहमति दे दें, या सहमति देने से मना कर दें,
या फिर उस बिल को एक बार फिर से सोचने के लिए संसद को वापस भेज दें। और यहीं पे वो पॉकेट वीटो का दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है। बिल्कुल। स्रोत में 1986 के डाकघर विधेयक का उदाहरण भी दिया गया है। हाँ, पॉकेट वीटो एक अनूठी शक्ति है। वो क्या है कि संविधान में ये नहीं लिखा कि राष्ट्रपति को किसी बिल पर कितने समय में फैसला लेना है। कोई समय सीमा नहीं है। कोई नहीं। तो राष्ट्रपति चाहे तो किसी बिल को अनिश्चित काल के लिए अपनी जेब में रख सकते हैं। और ना हाँ कहते हैं ना। और 1986 में यही हुआ था। जी, तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह सरकार के लाए डाकघर विधेयक से सहमत नहीं थे। उन्होंने उस पर कोई फैसला ही नहीं लिया और वो बिल वहीं का वहीं रह गया। और ये उस समय सरकार और राष्ट्रपति के बीच चल रहे तनाव का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया था, है ना? बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे एक तकनीकी शक्ति का इस्तेमाल एक मजबूत राजनीतिक संदेश देने के लिए किया जा सकता है। सही बात है। इसके अलावा एक और बड़ी शक्ति है अध्यादेश जारी करने की। ऑर्डिनेंस। हाँ, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और किसी कानून की तुरंत जरूरत पड़ जाए तो राष्ट्रपति एक आदेश जारी कर सकते हैं। इसकी ताकत संसद के कानून के बराबर होती है। लेकिन ये स्थायी तो नहीं होता होगा? नहीं, ये एक अस्थायी व्यवस्था है। संसद के दोबारा बैठने पर इसे मंजूरी दिलानी पड़ती है। तो राष्ट्रपति सरकार चलाने और कानून बनाने दोनों में एक अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन पैसे का क्या? मतलब देश के खजाने पर उनका कितना नियंत्रण होता है? सीधा नियंत्रण तो नहीं होता, पर उनकी अनुमति के बिना सरकार खजाने से जुड़ा कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकती। जैसे कोई भी मनी बिल या बजट संसद में तभी पेश हो सकता है जब राष्ट्रपति उसकी सिफारिश करे। अच्छा। इसके अलावा देश में एक आकस्मिकता निधि यानी कंटिंजेंसी फंड होता है। इमरजेंसी फंड की तरह? हाँ, बिल्कुल। एक तरह का इमरजेंसी फंड जिसका नियंत्रण राष्ट्रपति के पास होता है, ताकि किसी अचानक आई आपदा जैसे बाढ़ या भूकंप के लिए तुरंत पैसा निकाला जा सके। और बाद में संसद से मंजूरी ले ली जाती है? जी, बाद में ले ली जाती है। और जब बात न्याय की आती है तो राष्ट्रपति के पास एक ऐसी शक्ति है जो उन्हें सबसे अलग खड़ा करती है, क्षमादान की शक्ति। हाँ, संविधान का अनुच्छेद 72 उन्हें ये शक्ति देता है। वे किसी भी अपराधी की सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या उसकी प्रकृति बदल सकते हैं। क्या ये सैन्य अदालतों पर भी लागू होता है? हाँ, यह शक्ति सैन्य अदालतों द्वारा दी गई सजा पर भी लागू होती है। मृत्युदंड के मामलों में तो दया याचिका का आखिरी पड़ाव राष्ट्रपति भवन ही होता है। ये क्षमादान की शक्ति काफी चर्चा में भी रहती है, खासकर मृत्युदंड के मामलों में। निश्चित रूप से ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जहां उन्हें कानूनी पहलुओं के साथ साथ मानवीय और सामाजिक पहलुओं पर भी विचार करना होता है। तो क्या ये पूरी तरह से उनके विवेक पर निर्भर करता है? नहीं, पूरी तरह से नहीं। इसमें भी उन्हें गृह मंत्रालय और कैबिनेट की सलाह लेनी होती है, लेकिन अंतिम फैसला उन्हीं का माना जाता है। हमने सरकार चलाने, कानून बनाने, पैसे और न्याय से जुड़ी शक्तियों की बात की। अब उस शक्ति पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा ताकतवर और विवादास्पद भी है, आपातकालीन शक्तियां। हाँ, ये राष्ट्रपति की सबसे असाधारण शक्ति है। संविधान उन्हें 3 तरह के आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है। 3 तरह के? जी। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जो युद्ध या सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति में पूरे देश में लगाया जा सकता है। दूसरा और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356। ये तो अक्सर खबरों में रहता है। बिल्कुल। अगर किसी राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर पा रही है या वहां कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है, तो केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति वहां की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं और राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकते हैं। जी। इस शक्ति का कई बार राजनीतिक दुरुपयोग भी हुआ है और इसी वजह से ये हमेशा विवादों में रही है। और इसी दुरुपयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा था, है ना? स्रोत में एसआर बम्बई केस का जिक्र है। हाँ, 1994 का एसआर बम्बई बनाम भारत संघ का फैसला एक ऐतिहासिक फैसला था। उसने क्या बदला? उससे पहले किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। अच्छा। लेकिन इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि अदालत ये जांच कर सकती है कि राष्ट्रपति शासन लगाने का कारण जायज था या मनमाना। इस फैसले ने इस शक्ति के मनमाने इस्तेमाल पर एक बहुत बड़ी रोक लगा दी। और तीसरा आपातकाल है वित्तीय आपातकाल। हाँ, वित्तीय आपातकाल, जो सौभाग्य से आज तक देश में लगा नहीं है। अगर देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाए और वित्तीय स्थिरता को खतरा हो, तो इस पूरी चर्चा से एक तस्वीर उभरती है। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति को हर काम प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की सलाह पर ही करना होता है, जैसा कि शमशेर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। हाँ,
लेकिन दूसरी तरफ उनके पास पॉकेट वीटो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और आपातकाल जैसी शक्तियां हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप तो नहीं है? रबर स्टैंप कहना इस पद के साथ अन्याय होगा। तो फिर क्या है? आप उन्हें एक इमरजेंसी लैंप की तरह समझ सकते हैं। इमरजेंसी लैंप? हाँ, जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, लोकतंत्र की बिजली आ रही है, तब तक उनकी रोशनी की जरूरत शायद महसूस न हो। लेकिन जैसे ही राजनीतिक अस्थिरता का अंधेरा छाता है या संविधान पर कोई खतरा आता है, तब इसी लैंप की रोशनी रास्ता दिखाती है। मतलब उनकी भूमिका एक संरक्षक की है। बिल्कुल, एक ऐसे व्यक्ति की जो दलीय राजनीति से ऊपर उठकर संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। वो नाम मात्र के प्रमुख हैं, लेकिन संकट के समय में वे राष्ट्र के विवेक की आवाज बन सकते हैं। हाँ, उनकी शक्ति रोजमर्रा के कामों में नहीं, बल्कि असाधारण परिस्थितियों में नजर आती है। सही। वो सरकार को उसकी सलाह एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ये एक छोटा कदम लग सकता है, लेकिन ये सरकार को अपने किसी जल्दबाजी में लिए गए फैसले पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। ये दिखाता है कि वे सिर्फ हस्ताक्षर करने वाली मशीन नहीं है। नहीं, वो एक सक्रिय संवैधानिक प्रमुख है। तो सार ये है कि भारत के राष्ट्रपति का पद शक्ति और सीमाओं के एक दिलचस्प संतुलन पर टिका है। वो संविधान के रक्षक हैं, जिनकी भूमिका खास तौर पर राजनीतिक अस्थिरता के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और यहाँ एक सोचने वाली बात है जो हमारे स्रोत में भी उठाई गई है। क्या? राष्ट्रपति पर महाभियोग सिर्फ संविधान के उल्लंघन के आधार पर लग सकता है, लेकिन पूरे संविधान में कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि इस उल्लंघन का असली मतलब क्या है। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। मतलब इसे परिभाषित ही नहीं किया गया है। नहीं किया गया है, और ये एक जानबूझकर छोड़ी गई अस्पष्टता है जो एक गहरा सवाल भी खड़ा करती है। क्या सवाल? कि एक साफ परिभाषा के बिना कौन तय करेगा कि राष्ट्रपति का कौन सा काम संविधान का उल्लंघन है? क्या राजनीतिक असहमति को उल्लंघन माना जा सकता है, या कोई ऐसा फैसला जो लोकप्रिय ना हो? इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं है, और शायद यही इस पद की गरिमा और जटिलता को बनाए रखता है।